एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी खबरें हमारे सामने से गुजर रही हैं। कहीं पर चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, कहीं पर खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कहीं पर एक और बहुत ही खूबसूरत सी बात हो रही है और वो ये है कि ACC की सदारत पाकिस्तान को दी गई, यानी मोहसिन नकवी साहब ACC की सदारत करेंगे। अब देखना यह है कि इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ किस तरह से हमारी क्रिकेट आगे बढ़ती है, क्योंकि अगर हम शाहिद आफरीदी का बयान सुनते हैं तो उन्होंने कहा है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां जब एक ही शख्स पर होंगी तो शायद इकदाम ठीक से नहीं उठाए जाएंगे। खिलाड़ियों को आमने सामने करने का क्या मकसद है, और बहुत सारी बातें अभी काबिल जिक्र हैं। लेकिन एक और बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी खिलाड़ियों का नाम लिया जाता है तो दिल करता है खिलाड़ी भी सामने बैठे हों। तो मेरे साथ आज मौजूद है नाज़िर उमैद आसिफ साहब, जो कि क्रिकेटर हैं और बहुत सारी खिदमात पेश की है पाकिस्तान के लिए। तो इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपको हमेशा से खेलते हुए, स्पेशली अगर हम PSL की बात करते हैं और जो भी आपकी खिदमात हैं, आपने जिस तरह से भी क्रिकेट को आप लेकर चले। अभी तक हमें ज़रूरत है ऐसे प्लेयर्स की स्पेशली, क्योंकि जब हम देखते हैं हमारे पास कहीं पर कोई बैट्समैन नहीं है, कहीं पर मिडिल ऑर्डर में कमी है, कहीं पर हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं तो स्पिन में कमी है। तो हम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे खिलाड़ी हों जो कहीं ना कहीं हर चीज़ को थोड़ा बहुत कवर करते हुए आगे बढ़ें। उम्मीद अगर एक होती है, एक इंस्पिरेशन होती है आपकी कि आपने फ़लाँ को देखकर बचपन में इंस्पायर हुए और उसके बाद आप आगे बढ़े और आपने सोचा कि क्रिकेट को मैं अपना आगे कैरियर परस्यू करूँगा। क्या इंस्पिरेशन थी? जिसने 92 का वर्ल्ड कप थोड़ा बहुत जिसको याद होगा, उसकी उस टीम के अलावा कोई इंस्पिरेशन हो नहीं सकती। और उस टाइम पे हमारे जो कैप्टन थे इमरान खान, उसके बाद आप हॉकी देख लें, हमारी हॉकी पीक पे थी। हाँ। जहाँ शेर खान, उनको भी देखा हुआ। तो ये जो एथलीट्स थे, इनको फॉलो करते हुए बस इंस्पिरेशन ली सारी। और इसी तरह करते करते आगे से 96 का जब क्वार्टर फाइनल हारे तो उसमें ज़रा दुख हुआ और फिर सोचा कि क्रिकेट की तरफ आऊँ। बिल्कुल सही है। अब देखिए, मतलब इसी तरह से होता है, कोई ना कोई आपकी इंस्पिरेशन होती है, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और आप फाइनली अपना एक कैरियर परस्यू कर लेते हैं। और फिर बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद वहीं पर उन्हीं स्टेडियम्स में, उन्हीं जगहों पर आप जब खुद मौजूद होते हैं और आप खेलते हैं, तो एक बहुत ज़बरदस्ती फीलिंग आती है। नूर दस्तगीर बट मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में भी परफॉर्म किया, बहुत सारे इवेंट्स के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया और स्पेशली गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2022 की बात की जाए तो उनके साथ भी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। बट साहब, वैसे तो मतलब कहते हैं कि इंसान को देखकर भी समझ आती है कि इसका क्या आगे माइंडसेट है, किस तरह से इसने जाना है। जिस तरह से आपने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की और उसके बाद आपने उसको यहाँ तक अचीव किया कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बने, बहुत बड़ी बात है। व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन टू बी द वेट लिफ्टर? दरअसल मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरे फादर है, और क्योंकि वो भी जो है खिलाड़ी रह चुके हैं, एशियन चैंपियन रह चुके हैं, तो उनका ख्वाब था कि हम भी जो है ना उनके बेटे जो है, जो वो मेडल नहीं ले पाए वो हम ले। उनका जो इरादा था वो था कि पाकिस्तान को जो है ओलंपिक का मेडल जो है दिलाया जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम उसी में लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि हम वो जरूर लेकर आएंगे। ज़बरदस्त। लेकिन ओलंपिक्स में क्यों शमूलियत नहीं देख सके हम आपकी? दरअसल इसमें मैं कसूरवार जो स्पोर्ट्स के अदारे हैं तमाम, मैं उनको ठहराऊंगा। तकरीबन मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स को जीते हुए 2 साल हो गए और 2 साल में किसी हुकूमती अदारे ने ना ही मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा, ना ही हमारे वेट लिफ्टिंग के 5 इंटरनेशनल हमने क्वालिफाई राउंड खेले थे, जिसके बाद जो है मैं ओलंपिक क्वालिफाई करता। तो ना ही पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने मुझे कहीं पे भेजा, ना ही स्पोर्ट्स बोर्ड ने, ना ही PO ने, किसी अदारे ने जो है मतलब मुझसे रब्ता नहीं किया, ना ही मुझे पूछा गया कि मैं क्वालिफाई इवेंट्स के लिए जो है हम इसे भेजें और हम आने वाली जो 2 साल बाद जो ओलंपिक्स है उसमें जो है इसको तैयार करें। तो बिल्कुल ये जो कसूरवार है ये अदारों के हैं। इन्होंने इवन के मैं तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन इन्होंने क्वालिफाई नहीं करवाया, तो मैं किस तरह ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेट करता फिर जाकर। लेकिन नू, कॉमनवेल्थ तक जाने तक का जो सफ़र है, इसमें हुकूमती सपोर्ट थी आपके साथ? क्योंकि कल मेरे साथ सुहेल सिस्टर्स मौजूद थी, चारों बहनें वेट लिफ्टर बनी है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो भी, उनका भी ये कहना था कि हमें हुकूमती सतह पर कोई ख़ास सपोर्ट हासिल नहीं है। हम चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग पर जाएँ, हम आगे जाकर एक बड़ी सतह पर अपना आप मनवाएं, लेकिन हमें मौके उस तरह से फराहम नहीं है। लेकिन आपने कॉमनवेल्थ भी अटेंड किया, इवन कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। तो यहाँ पर इस हद तक, यहाँ पहुँचने तक हुकूमत की कितनी सपोर्ट थी आपके साथ? देखें, हुकूमती सपोर्ट कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले बिल्कुल भी नहीं थी। इवन कि मुझे क्या कहते हैं, जितनी भी मैंने तैयारी की, आज से मैंने तकरीबन मुझे 12-13 साल हो गए वेट लिफ्टिंग करते हुए, ये तकरीबन सारे अखराजात जो है मेरे वालिद साहब ने उठाए हैं। और ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहीं पे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी की थी, इसी रूम के अंदर। ये छोटा सा रूम है, इसी के अंदर मैं ट्रेनिंग करता रहा हूँ और अभी भी मैं इसी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कॉमनवेल्थ गेम
जीतने के बाद। और पहले भी किसी हुकूमती सतह पे कोई सरपरस्ती नहीं की गई, ना ही क्योंकि हमें पता है प्लेयर्स अपील करते हैं और इसी तरह अपील करते रहेंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, हमें इस चीज़ का अंदाजा है। तो हम इस चीज़ के पीछे कभी भागे नहीं कि ये हमारे लिए कुछ करें। हम एटलीस्ट हम खुद जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारे रास्ते तो ना रोके जाएं। हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो जाने दे, खेलने तो दे। अब वो भी रोक दी जाए तो फिर हम पाकिस्तान के लिए किस तरह मेडल लेकर आए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कहने को तो हमारे पास सिर्फ 7 एथलीट्स हैं, लेकिन अगर हम नज़र दौड़ाते हैं, हम देखते हैं तो इतने सारे लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी बिना पर कोशिशें कर रहे हैं और उनको आगे मौका उस तरह से दिया नहीं जाता और फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 7 एथलीट्स हैं। नू, कैसे आप स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ 7 एथलीट्स हैं? डू यू थिंक कि हमारे पास सिर्फ 7 ही लोग हैं, कोई और मौजूद नहीं है जो ओलंपिक्स के अंदर क्वालिफाई कर सकता है? मैंने आज से 2022 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स विन की थी, मैंने उसके बाद इंटरव्यू दिए थे, मैंने उसमें कहा था कि सिर्फ मुझे क्वालिफाई इवेंट्स खिला दीजिए, मैं किसी से अपील नहीं करता, मुझे सिर्फ क्वालिफाई इवेंट्स खिला दीजिए और मुझे सिर्फ पार्टिसिपेशन करवा दीजिए, ओलंपिक मेडल लेकर आने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन किसी ने उस चीज़ पे अमल दरामद नहीं किया और बिल्कुल मैं टोक्यो ओलंपिक्स में अनफॉर्चुनेटली मैं कोरोना की वजह से, मुझे कोरोना आ गया था जिसकी वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अदरवाइज जो टोक्यो ओलंपिक्स में सेकंड और थर्ड आए थे उनको मैंने ऑलरेडी बीट किया हुआ था। और उसके अलावा 2024 में जो लड़के अभी दोबारा वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको मैंने बीट किया हुआ। तो अब अगर मुझे क्वालिफाइंग इवेंट ही ना खिलाया जाए, अगर मुझे पॉलिटिक्स के नजर में उन्होंने कर दिया है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी ट्रेनिंग करके हटा हूँ, मैंने शाम को भी ट्रेनिंग करनी है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन एटलीस्ट अदारे जो है उनको अपना काम करना चाहिए कि एटलीस्ट मेरिट के ऊपर भेजना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट मैं हूँ और जो लोग वहाँ पे ओलंपिक्स में मौजूद हैं वो तो मेडलिस्ट ही नहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में। बिल्कुल सही है नू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और जिस तरह से कल भी मैं इजहार करी थी कि वज़ीर आला पंजाब स्पेशल अपील है कि जो भी खिलाड़ी, जो एथलीट्स हैं, जो कोशिशें अपनी जारी रखते हैं, जो अपनी बिना पर अपनी डाइट का खुद से ख्याल रखते हुए तमाम खेलों को अहमियत देते हैं, उन तमाम खेलों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हम क्रिकेट की बहुत बात करते हैं, लेकिन अगर हम दीगर खेल देखते हैं तो हमारी आंखों के सामने ख़त्म होते जा रहे हैं। हॉकी हमारी आंखों के सामने ख़त्म हुई है, लेकिन हम इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हुकूमत बदलती है तो फिर उम्मीदें भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमिंग बैक टू यू उमैद, क्योंकि पीएसएल की बात हम इससे पहले कर रहे थे और पीएसएल में आपने परफॉर्म किया, 2018 की बात की जाए, उस वक्त के उमैद में और आज के उमैद में क्या फ़र्क है? देखें, एक्सपीरियंस तो है ऑब्वियसली कि मैं 6 पीएसएल खेला, 4 के फाइनल में पहुंचे थे। तो अब जितना खेलते हैं आप एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं और ये जो लर्निंग का है ये कभी आपको नीचे नहीं सीधी नहीं करनी चाहिए, आपको जाने देना चाहिए ऊपर कोई, और आप हमेशा सीखते हैं बस। अब ये कह सकते हैं कि मुझे क्रिकेट का ज़्यादा नॉलेज हो गया क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेला 6 साल, और जिस तरह वो अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं उसका ज़्यादा अंदाज़ा हो गया कि आपको क्या चीज़ चाहिए होती है। अब देखें, आई एम 40 राइट नाउ और एट 40 आप अगर 140 कर सकते हैं, look 20 वो ये मुझे सारे कहते हैं, बट इट्स लाइक कि आप एट 40 इफ़ यू कैन बोल 140 तो इसका मतलब है कि आपकी कोई जो ट्रेनिंग रिजीम है वो अच्छी है। आई बिलीव कि जैसे अभी नूर बात कर रहे थे कि इन जो अभी जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिल हुई उनको तो सपोर्ट उधर मिलनी चाहिए, बट आई बिलीव कि एक पूरा सिस्टम हमें चाहिए जो स्कूल से स्टार्ट हो। क्योंकि आप बाहर जाते हैं तो आपके एथलीट्स जो हैं वो स्कूल से स्टार्ट होते हैं बनना, जो हर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी ग्राउंड होती है स्कूल में। वो जब तक स्कूल्स में ग्राउंड नहीं होगी और उधर उनको फंडिंग नहीं होगी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, हमारे एथलीट्स इसी तरह बेचारे होते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फैमिली एक हद तक सपोर्ट कर सकती है, उसके आगे फिर आगे डाइट, आगे मुकाबला इंटरनेशनल लेवल पर जाकर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उमैद, अगर हम देखते हैं पीएसएल से मोस्टली खिलाड़ी हमारे आगे सिलेक्ट होते हैं, आगे टूर्नामेंट्स में जाते हैं, बड़े इवेंट्स में जाते हैं, उनकी सिलेक्शन होती है। सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा किरदार है, क्योंकि जब आप पीएसएल खेलते हैं तो आप इंटरनेट पर छा जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि अपने ग्राउंड्स पर हम खेल जाते हैं, अपनी लीग्स में भी हम बहुत अच्छा खेल जाते हैं, लेकिन आगे जाकर फिर हम दब जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं? क्या ऐसी कमी रह जाती है हमारे अंदर? ये प्रोबेबली आई थिंक इट्स अबाउट द कल्चर जो राइट नाउ हमारे यहाँ पे है। इतने प्रेशर्स होते हैं चीज़ों के कि हम उसमें ही दबे रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, और हम खुल के नहीं खेल सकते क्योंकि हमें ये डर ये होता है कि अगर ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, अगर ऐसे हो गया तो ये हो जाएगा। इनसिक्योरिटी रहती है। इनसिक्योरिटी हर जगह पाकिस्तान में अवेलेबल है, जिसकी वजह से ही हमारे जो भी प्लेयर्स बनते हैं वो इनसिक्योर ही आते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो भी हो सकता है वो आई डोंट नो, अब
अब वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट यूज़ करें या जैसे भी है, आई थिंक प्लेयर्स को इस बारे में सिक्योर करना बड़ा लाजमी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेफिनेटली हर काम में एक प्रेशर होता है आपके माइंड के ऊपर, और इनसिक्योरिटी जब आप में आ जाती है, जो कि हमें एक्चुअली नज़र आ रही है। इस बार भी हमने देखा कि हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे, लेकिन वो दब कर खेल रहे थे, वो खुल कर नहीं खेल रहे थे जिस तरह बाकी ममालिक के प्लेयर्स खेल रहे थे। कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें, सर्जरी की बहुत बात हो रही है, सब ने अपना अपना इसके ऊपर ओपिनियन दिया कि नहीं सर्जरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फ़लाँ प्लेयर आना चाहिए, फ़लाँ नहीं आना चाहिए। एक अगर कहा जाए, क्योंकि अब कैटेगरीज़ की भी बात हो रही है, प्लेयर्स को कैटेगरीज़ में भी शामिल करना चाहिए। पहले हम खुद बेजा मौके फराहम करते हैं प्लेयर्स को कि नहीं आप ही जाएँ, आप ही जाएँ। बहुत सारे लोग एक लाइन में होते हैं जिनको इंतज़ार होता है कि हम आगे जाएंगे, लेकिन फिर वो नहीं जा पाते हैं। बेजा मौके देने के बाद फिर हम खुद ही कहते हैं नहीं अब ये नहीं चल रहा, उसका कैरियर पूरा मुकम्मल शो करके पूरी दुनिया में तबाह करके उसको हम कहते हैं नहीं इसको फलां कैटेगरी में ले आओ, इसको अब आगे नहीं लेकर जाना, इसकी सर्जरी कर दो। तो ये तरीक़ाकार क्या मुनासिब है? देखें, इस टाइम तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि सर्जरी से बेहतर है कि आप प्रिकॉशन यूज़ कर लें। समझ रहे हैं आप? अब जैसे अगर कोई बीमार हो रहा है, वो बीमारी पे पहुंचने तक जो काम हुआ है उसको बेहतर किया जाए तो बीमार भी नहीं होंगे। तो आपको नीचे से, जैसे मैं पहले कह रहा था कि स्कूल क्रिकेट से स्टार्ट करें। आपका स्ट्रक्चर जब ठीक होगा, जैसे अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक होगा तो आप बीमार नहीं होंगे, इसी तरह आपका स्ट्रक्चर ठीक होगा तो आपके प्लेयर उसी तरह के निकलेंगे जैसे आप चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। उमैद, क्या फ्यूचर देखते हैं अब? अगर आप देखें कि आपकी जो जर्नी है, बिकॉज आपने अपने आप को फिट भी रखा हुआ है, आपने अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखी हुई है, क्या फ्यूचर देखते हैं आप अपना क्रिकेट में? देखें, अभी तो जितना मैं, जब तक है वो कहते हैं ना, जब तक है जहाँ जाने मैं नाचूंगी, तो जब तक मैं खेल सकता हूँ, जब तक आई कैन फील के आई कैन परफॉर्म एज एन अगेंस्ट अ 19 ईयर ओल्ड या जो भी नए आ रहे हैं, तो आई विल कीप ऑन प्लेइंग। और आई फील कि जब तक एक सीनियर प्लेयर या 2 सीनियर प्लेयर एक टीम में मौजूद नहीं होंगे, आप नए जो प्लेयर आ रहे हैं उनको उस इन्वायरमेंट, उस सिनेरियो के मुताबिक आप नहीं सिखा सकते। अगर आप कोचिंग में आ जाते हैं, कोचिंग में आप बाहर बैठे होते हैं, आप वो जो गेम सिनेरियो उस वक्त चल रहा होता है, उस टाइम जो उनकी अंदर प्लानिंग हो रही होती है या जो उस टाइम सिचुएशन होती है, वो आप बाहर से कन्वे प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, जो कि एक सीनियर प्लेयर अंदर रह के साथ खड़ा होकर बता सकता है। बिल्कुल सही। तो इसी तरह मेरी कोशिश यही है कि जितना मैं खेल सकता हूँ, जितने आगे यंगस्टर्स के साथ मैं उनको अपना जो नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, वो आगे दे सकूँ, वो दूंगा। अच्छा, बहुत सारे नए प्लेयर्स भी हमारे सामने, नई जनरेशन जो आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम हुनैन की बात करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे नाम हैं? इवन साइम अयूब भी यंग जनरेशन में ही आते हैं, उनको मौके मिले इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन हैं वो भी अभी मतलब अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी कहते हैं ना कदम रखा है। तो आपकी नज़र में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, कोई चंद प्लेयर जो आपको लगता है कि ये आने वाले वक्त में स्टार्स बन सकते हैं? देखिए, मैं अभी जब लास्ट नेशनल T20 खेला हूँ, तो उसके बाद मैंने कुछ प्लेयर्स का PSL ड्राफ्ट से पहले कुछ प्लेयर्स का, यंगस्टर्स का नाम लिया था। जहांदाद है, हुनैन है, इसी तरह मतलब जो उससे पहले भी मैं जिनके साथ भी खेला हूँ, अरशद इकबाल है, एक शाहनवाज धानी भी है। धानी को भी थोड़ा फिटनेस पे करना पड़ेगा, काम कर भी रहे हैं, वो मैं देखता भी उनको फिटनेस करते हुए। और भी इसी तरह यंगस्टर्स हैं जिनका मुझे इस टाइम नाम याद नहीं आ रहा, जो मैंने खेले थे। उससे मैंने रेकमेंड किया था एक ट्वीट के थ्रू कि फ्रेंचाइज को इन प्लेयर्स को देखना चाहिए। तो हमारे पास बैच पड़ा हुआ है, वही बात है, लेकिन इनको हमने संभालना कैसे है, हमने बैकअप तैयार कैसे करना है, सारा उस पर डिपेंड करता है कि आप उनकी फ़िटनेस का कैसे रखते हैं ख्याल, आप उनका जो फिटनेस का जो रिजीम है वो क्या रखते हैं, कि आपका अगर कोई प्लेयर ओवर यूज़ हो चुका है तो आप उसको रेस्ट करवा के बैकअप वाला खिलाएं, और उसको इनसिक्योरिटी ना हो कि ये मेरी जगह ले ही लेगा। उसको ये मैं होना चाहिए कि भाई मैं एक एसेट हूँ, तो मैं एसेट ही रहूँगा और मुझे मेहनत करनी है साथ साथ। जैसे गवर्नमेंट की जॉब होती है ना, कि वो आपको पता होता है भाई आप कुछ भी कर लें, आपने यहाँ से जाना नहीं है, तो उसमें अब ये आपका ज़मीर होता है कि आपने कैसे परफॉर्म करना है। और एक खिलाड़ी जो होता है, उसको अगर ये सिक्योरिटी हो कि मैं यहीं पर हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारे नए खिलाड़ी भी तैयार कर सकता है। क्योंकि अगर हम देखें इंडिया की बात, मैं अक्सर ही दोहराती हूँ कि रोहित शर्मा को अगर हम एज ए कैप्टन देखते हैं, उन्होंने खिलाड़ी तैयार किए हैं, ऋषभ पंत को मौके दिए, उन्होंने अगर ओपनिंग पेयर शुरू में चेंज कर दिया तो वो उसके साथ ही आगे चले हैं। विराट कोहली परफॉर्म नहीं करते रहे, फिर भी उन्होंने उनको बैक किया कि नहीं विराट परफॉर्म करेगा, और उन्होंने भी उनकी बात की लाज रखते हुए लास्ट मैच में जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, तो वो हमारे सामने है।
तो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस तमाम जितने भी लोग देख रहे होते हैं, चाहे वो कोचेज़ हों, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे वो आपके कप्तान हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको अपने खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो रखना ही पड़ता है। कमिंग बैक टू द चैम्पियंस ट्रॉफी, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और मैं देख रही हूँ कि जिसका जो दिल कर रहा है वो बोलता जा रहा है इसके ऊपर, जबकि हतमी बात अभी किसी बोर्ड की तरफ से सामने नहीं आई है। ना बीसीसीआई ने कुछ कहा है, ना पीसीबी ने कुछ कहा है, किसी भी बोर्ड ने भी कुछ कहा नहीं है, लेकिन जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर एक ही बात हुई है, भारत ने नहीं आना, भारत ने नहीं आना, भारत ने नहीं आना। पाकिस्तान को बहुत अरसे बाद एक मौका मिला है एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने का। पास्ट में हमसे एक गलती हुई, हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया, हाइब्रिड मॉडल पर चले गए। आज भी कहीं ना कहीं यही एक ख्याल तमाम लोगों के दिलों में है जो ये सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान इस बार भी कंप्रोमाइज़ कर जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। एसीसी की सदारत भी हमें मिली है, इतने बड़े ओहदों के बाद एक आईसीसी का हम पे ट्रस्ट लेवल, क्या आपको लगता है कि आईसीसी इस बात पर कंप्रोमाइज़ कर जाए कि पाकिस्तान को बोले कि ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएं? आई थिंक हमें जाना नहीं चाहिए, पहली चीज़। ऑल्दो ये एक डिप्लोमेटिक मैटर है जो इंडिया यूज़ करता है अपने रिलेशंस को यूज़ करते हुए या अपनी पावर को यूज़ करते हुए। गवर्नमेंट ऑब्वियसली ये उन्हीं का एक प्रोपोगेंडा है जो आगे बढ़ता बढ़ता बोर्ड्स को भी डिस्टर्ब कर देता है। एग्जैक्टली लेकिन स्पोर्ट्स को आपको पॉलिटिक्स से अलहदा रखना ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रखती, कई ममालिक नहीं रखते इस चीज़ को, क्योंकि उनको अपनी पावर उस टाइम फील हो रही होती है। उनको पता है कि हाँ वो इधर भेजेंगे टीम को तो पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा, हाँ, रेवेन्यू जनरेशन होगी। वो ऑब्वियसली जितने बड़े वो स्टार्स हैं उनको देख के प्लेयर जो जैसे हमारे प्लेयर्स जाते थे वहाँ पे इंस्पायर्ड होते थे जो लोग थे, बच्चे थे। इसी तरह अब जैसे विराट और ये बाकी जितने प्लेयर्स हैं, रोहित वगैरह, इनको देख के हमारे यहाँ पे बैट्समैन इंस्पायर होते हैं। तो आना बेहतर है, बट अगर नहीं आते तो आई थिंक वी शुड स्टैंड आवर ग्राउंड्स। वी शुड स्टैंड, एग्जैक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई हम देखें मेहमान होता है वो दावत दे सकता है, अब किसी ने आना है नहीं आना वो उनकी मर्ज़ी है और उनका कंसर्न है। हमें अपनी क्रिकेट पर फोकस करना है, हमें खेलना है। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, विक्रांत गुप्ता भी इंडियन जर्नलिस्ट हैं, हरभजन सिंह बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में, स्पेशली अगर हम इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं, इनका भी कहीं ना कहीं कहना है कि आना ही नहीं चाहिए। डू यू थिंक कि इस मौके पर जब चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है, एक टूर्नामेंट होने वाला है, आगे आप देखें, अब आप इंडिया ने भी बहुत सारे इवेंट्स होस्ट करने हैं, उस वक्त हमने भी जाना है, फिर ये चीज़ बहुत आगे तक जाती है। क्या फॉर्मर क्रिकेटर्स को ज़ेब देता है कि वो ऐसी कोई बात करें जिससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचे? देखें, दे नीड टू अर्न। आपको पता है सोशल मीडिया पे इट्स ऑल क्लिक बेट, और वो जब तक ये चीज़ ऐसी चीज़ बोलेंगे नहीं तो उनकी अर्निंग कैसे होगी, वो बिकेंगे कैसे? हाँ। तो ये चीज़ें वो यूज़ करते हैं। अब हर एक को अब पता लग गया कि ये कौन सी चीज़ इस टाइम जो है ट्रेंडिंग पे है, तो उसके बारे में कैसी बात करनी है, तो क्या होगा। तो अगर दिल से अगर वो देखें कि पास्ट रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो शायद वो बीइंग ए पैट्रियट शायद कह रहे हो कि ना हो, लेकिन एक्चुअली वो उनको क्लिक बेट की वजह से ये सारा कुछ कहना पड़ता है। बिल्कुल सही है। पीएसएल को आईपीएल के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, बस एक कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि आईपीएल इटसेल्फ एक बहुत बड़ी लीग है, पीएसएल का एक अपना मतलब अंदाज़ है। जिस तरह से पीएसएल में हम खेलते हैं, जो हमारी टीम्स का भी फ़र्क है। अभी आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि शायद टीम्स भी ज़्यादा हो जाएँ, कुछ फ्रेंचाइजेज ज़्यादा हो जाएँ, लेट्स सी क्या होता है। किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, कहीं पर लैक करते हैं पीएसएल में? देखिए, ऑब्वियसली फाइनेंशियल मॉडल तो डिफरेंट है, उधर ऑक्शन होती है, यहाँ पे ड्राफ्ट होता है। आई थिंक 2-3-4 साल पहले हमारी जो लीग थी वो सेकंड नंबर थी हाईएस्ट पेइंग लीग्स में। अब आई थिंक बीबीएल और बीपीएल ऊपर चले गए। देखें, उनके पास जो फंडिंग है वो बहुत है और उन्होंने जनरेट भी बहुत कर लिया है। उधर सारे प्लेयर्स आते भी हैं। यहाँ पे हमारा ये मसला हो जाता है कि हमारी जो टाइमिंग है उस टाइम पे शायद सीरीज़ हो रही होती हैं, तो प्लेयर उस तरह नहीं आते। तो जब तक हम उनको ऑलमोस्ट हाफ या जैसे भी है हम बेहतर उनकी पे नहीं करेंगे, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसी तरह आते जाते रहेंगे। या मोस्टली जो है आपके जो इमर्जिंग उधर के प्लेयर हैं इंटरनेशनल, वही आएंगे। मोस्टली मेन प्लेयर्स हैं वो कम ही आएंगे। बिल्कुल सही है। उम्मीद हम क्यों डोमेस्टिक पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं? हमारा आ जाकर जो सारा माइंडसेट है वो पीएसएल पर ही रुक जाता है। हम कहते हैं कि पीएसएल से खिलाड़ी हम ले लें बस। पीएसएल में भी सिलेक्टेड जो खिलाड़ी होते हैं वो भी वो जाते हैं जो आप कह लें कि ये तो फ्रेंचाइजी की मर्ज़ी है। आगे जो इतनी लंबी एक लिस्ट है, कहने को हसन अली जैसे कह रहे थे कि सर्जरी की बात हो रही है, सर्जरी के हालात तो हमारे पास है नहीं। तो मैंने उनको जब पूछा, मैंने कहा हालात क्यों नहीं है हमारे पास, तो वो कहते हैं मेरा मकसद कहने का ये था कि अब डोमेस्टिक है, वहाँ पर आप मौका ही नहीं देंगे तो खिलाड़ी कैसे प्रोड्यूस होंगे, वो तो वहीं पर रह जाएंगे। तो डोमेस्टिक पर क्यों हमारा फोकस बहुत कम है? क्योंकि बहुत सारी बातें हो भी रही हैं अब कि डोमेस्टिक से हम लेंगे खिलाड़ी या मेरिट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन वाई डू वी कंसिडर पीएसएल मोर देन डोमेस्टिक? देखिए, डोमेस्टिक
पे होता है फोकस, बट उस तरह नहीं होता जैसे PSL पे होता है। ऑब्वियसली PSL की हाइप उससे भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा होती है, व्यूअरशिप ज़्यादा होती है, तो वो फिर जब प्लेयर उधर कोई एक परफॉर्म करता है तो लोग उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। डोमेस्टिक लोगों ने इतनी देखी नहीं होती। सेकेंडली डोमेस्टिक में जो प्ले लोग हमारे यहाँ पे ऐसे कल्चर है कि जो सिलेक्टर्स या जो भी कह लें सीनियर्स हैं, वो चाहते हैं कि ये प्लेयर मैं लेके आया हूँ, इस प्लेयर को मैंने डिस्कवर किया या इसको मैंने बनाया, तो वो उसी चक्कर में वो जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनकी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो मारे जाते हैं बेचारे। उनको दिल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप लगे रहें तो आप कहीं ना कहीं पहुँच ही जाते हैं। बाकी आई डू बिलीव कि आपको डायरेक्ट PSL से प्लेयर्स नहीं लेने चाहिए अनलेस के वो जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर भी हो साथ में। PSL में ये होता है कि बड़े प्लेयर्स के साथ खेल के आपको ये नज़र आता है कि हाँ इस प्लेयर के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी आपको उसको एकेडमी में ला के उसको ग्रूम करना चाहिए, उसकी जो वीकनेसेस हैं, उसकी फिटनेस वगैरह वो इम्प्रूव करने के बाद आपको इंटरनेशनल में डालना चाहिए अकॉर्डिंगली कि जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं उस फॉर्मेट के मुताबिक। अच्छा, आप तो खुद भी खेलते हैं, जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत होती है कि हम ट्रेन करें, हम उनकी वीकनेसेस पर काम करें। आप खुद भी खेलते हैं और आपको ये बखूबी अंदाज़ा होगा कि कोच की क्या ज़िम्मेदारी होती है। कहीं पर अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, तो कोच को देखना चाहिए, कोच को बताना चाहिए। डू यू थिंक कि इंटरनेशनल कोचेज़ वो रोल प्ले कर सकते हैं हमारी क्रिकेट में जो कह लें कि हमारे लोकल कोचेज़ हैं, वो क्या कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है अगर हम सेलेक्ट करें तो? देखिए, समझाने के तौर पे तो ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर होता है अगर इंटरनेशनल कोच आता है, बट अगर आप अपने प्लेयर्स को एजुकेट कर लें तो इंटरनेशनल कोचेज़ का एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होता है। हमारे भी हैं, अगर हमारे सीनियर्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल खेले हुए हैं, अगर वो कोचेज़ बनते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर उनको कम्युनिकेशन मेथड ऐसा हो जाए कि वो जो जैसे हमारा नॉर्मल कल्चर है डांट पीट वाला, हाँ। डांट वाला, तो वो अगर अच्छा, ख़त्म हो। अगर आप मतलब सेलेक्ट करें लोकल कोचेज़ में से कि हमारे मुल्क के ये कोचेज़ हैं, तो आप किसके अंडर कोचिंग करना पसंद करेंगे? देखिए, मैं वसीम भाई के अंडर खेला हूँ। कराची किंग्स में अकरम भाई थे, ज़ल्मी में मोहम्मद अकरम, और कोयटा में मोइन भाई थे। तो हर एक का डिफरेंट तरीका है बात करने का। जब मसला होता है तो हर एक का रिएक्शन भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो आई थिंक हर जो कोच है उस जो जॉब है उसके मुताबिक होना चाहिए। जैसे बॉलिंग है तो आई विल फील कि वसीम भाई से बेटर कोच कोई भी नहीं हो सकता पाकिस्तान में। बैटिंग है तो इंजी भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, यूनुस खान हैं, जिन्होंने हर फॉर्मेट में अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करके परफॉर्म किया हुआ है। अगर स्पिन बॉलिंग कोच लेंगे तो मुशी भाई भी हैं, सकलैन भाई भी हैं। तो इसी तरह आई थिंक सारे इजाज़ भाई, बिल्कुल इजाज़ भाई हैं, इजाज़ अहमद सीनियर जो थे वो फील्डिंग उस वक्त के टॉप फील्डर वही थे। तो ये कोचेज़ में आई सी देम टुगेदर, और आई विल सी कि यार इनके अंडर टीम अच्छा कर सकती है। एग्जैक्टली। उमैद इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और डेफिनेटली बहुत दिनों से मुझे भी इंतज़ार था क्योंकि बहुत सारे सवालात थे और मैं चाह रही थी कि आप हमें ज्वाइन करें और आपसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, कैसे हैं आप? नहीं, मैं अब्दुल माजिद भट्टी बात कर रहा हूँ। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगा कि शायद बेग साहब हैं, आज उन्होंने भी ज्वाइन करना है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बेग साहब बड़ा नाम है, हम तो छोटे लोग हैं। माजिद भट्टी साहब, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं दिल में और डेफिनेटली जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो बहुत सारी गुफ्तगू भी कर रहे हैं और डेफिनेटली हर किसी की अपनी एक राय है, अपनी एक कह लें आपके डिस्कस करने का अपना एक अंदाज़ है। स्पेशली चैम्पियंस ट्रॉफी की बहुत बात हो रही है आजकल। मैं देख रही हूँ कि अभी तक कोई ख़ास कोई हतमी फ़ैसला किसी भी बोर्ड के हवाले से सामने आया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। स्पेशली अगर हम इंडियन जर्नलिस्ट की बात करते हैं, बहुत सारी प्रोपोगेंडा सा एक क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान में। डू यू थिंक कि चैम्पियंस ट्रॉफी का जो एक इशू चल रहा है, पाकिस्तान इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेगा? देखिए, अगर आज तक जो पाकिस्तान भारत के हालात है और जो सूरत हाल है उसको देखते हुए और जो इंडिया के जर्नलिस्ट इन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनमें हमारे दोस्त हैं कुछ जो इंडियन जर्नलिज्म में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हाँ। तो उनके नामों को देखते हुए तो लग रहा है कि शायद भारत का पाकिस्तान आना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी साहब ये अपने कार्ड किस तरह खेलते हैं, लेकिन जो हमें इस वक्त एडवांटेज है कि मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और PCB चेयरमैन भी है। इंडिया के पास जो एक बहाना है जिसकी वजह से
वो पिछले 14-15 साल से पाकिस्तान आने से मना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, तो मोहसिन नकवी साहब से बेहतर कोई शख्स नहीं है जो इंडियन क्रिकेट टीम को एश्योरेंस दे। और जब दुनिया की सारी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, इंग्लैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, तो इंडिया का क्या मसला है? लेकिन अगर सिर्फ इसलिए कि जो बीजेपी का बयानिया है, जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत का बयानिया है एंटी पाकिस्तानी, उसको तकलीफ देने के लिए, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए, तो मेरे ख्याल में खेल को अलग कर दें, सियासत को अलग कर दें, ये खेल के लिए नुकसानदेह है। फिर अगर इस बार भी इंडिया धोखा दे देता है और पाकिस्तान नहीं आता, तो पाकिस्तान के पास फिर मौका है कि अगला T20 वर्ल्ड कप, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो भारत ने होस्ट करना, और भारत ने कम से कम 3 ICC इवेंट होस्ट करने। हम 2016 में इंडिया गए, हम पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में इंडिया गए, तो हम हर बार कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जब हमारा नंबर आता है तो एशिया कप के वक्त भी बहुत बड़ी बड़ी नजम सेठी साहब ने बातें की थी, और आखिर में हमने जो हाइब्रिड मॉडल था वो एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरे ख्याल में इसमें ICC को भी रोल प्ले करना है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ बात करके अपने कार्ड्स को बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ाना है, और बहुत मोहतात अंदाज में इस केस को लेके चलना है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिया का जवाब बनता नहीं है कि पाकिस्तान ना आए। माजिद साहब, हमारे पास अभी ACC की भी सदारत आ चुकी है, मोहसिन नकवी साहब के ऊपर एक और जिम्मेदारी है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि अगर हमारे पास इतने सारे एक इख्तियारात अगर हमारे पास हैं, तो आई थिंक हमें अपने डिसीजंस के साथ भी उसी तरह से स्टैंड करना चाहिए। PCB ने अगरचे जिम्मेदारी ICC की लगाई है कि वो BCCI को कन्विंस करते हैं, नहीं करते हैं मौजूद, अगर वो क्रिकेट में आगे पाकिस्तान आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, लेकिन इन तमाम जिम्मेदारियों के बाद आपको लगता है कि ICC किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करेगी हमारे ऊपर? हम अगर स्टैंड करते हैं अपने फैसले के साथ, जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो उसके बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी इस फैसले में? देखिए, ICC की जो उनका जो मैनिफेस्टो है, उसमें एक क्लॉज है कि अगर कोई भी मुल्क, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो अगर अपनी टीम को मना कर दे कि भाई उस मुल्क में सिक्योरिटी हालात अच्छे नहीं है, आप न जाए, तो ICC उसमें कुछ नहीं कर सकता। ये तो फिर अगर इंडिया अपनी हटदर्मी पे उतरा हुआ है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको 2-3 मिसालें बता देता हूँ। 96 में जब पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप होस्ट किया, तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमें उन्होंने पॉइंट फोरफिट कर दिए, वो श्रीलंका नहीं गई, और पाकिस्तान ने जाके वहां पर एग्जीबिशन मैच खेले। फिर 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम, उसने रॉबर्ट मुगाबे की हुकूमत थी, उसने पॉइंट फोरफिट किए, वो जिम्बाब्वे नहीं गई। 2009 में जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड की हुकूमत ने जिम्बाब्वे को T20 वर्ल्ड कप के लिए वीजे ही नहीं दिए। तो ये बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर मोहतात अंदाज में थोड़ी लॉबिंग करे। देखिए, आज हमारे लिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मसाइल हैं, उसकी बेसिक वजह ये भी है कि इंटरनेशनली आज हम आइसोलेट है। अफगानिस्तान भी हमारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करता जितना हमने उनके साथ नेकियां की हुई है। श्रीलंका वो भी 50-50 है, ज़ाहिर है इंडियन मार्केट का पैसा इतना ज्यादा है। बांग्लादेश वो भी पूरी तरह पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो ये जो हमारी लॉबिंग का मसला है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के पास इतनी अच्छी और मजबूत लॉबी नहीं है, और इंडियन मार्केट में चूंकि पैसा बहुत है, ICC के मोस्टली जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन कंपनियां हैं, इसलिए ICC को भी इंडिया की तरफ जाना पड़ता है। लिहाजा जब तक इंडिया कन्विंस नहीं होगा, मेरे ख्याल में ICC को उसको पाकिस्तान में लाना वो काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से जब हम इसी तरह की चीज़ें खेल के साथ करते हैं तो हमारी खेल को ही उस चीज़ का नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। माजिद साहब मेरे साथ उमैद आसिफ भी मौजूद है, और मैं अभी उनसे डिस्कस कर रही थी कि अगर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, खिलाड़ियों को बेजा मौके भी हम देते हैं, उसके बाद फिर
उनकी कैटेगरीज में उनको लेकर जाना, शादाब को नीचे ले आना, नसीम शाह बहुत डिजर्विंग है, उनको हम नंबर 1 पर यानी ए कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं। इसके बावजूद आप डोंट यू थिंक खिलाड़ियों के साथ ये कहीं ना कहीं उन्हें तनज़्ज़ुली का शिकार बनाना भी है? आप पहले खुद ही उनको मौके दे रहे हैं, फिर उनको टेस्ट करने के बाद भरपूर मौके देने के बाद आप उनको खुद ही नीचे लेकर आ रहे हैं, तो क्या ये तरीकाकार मुनासिब है? देखिए, सबसे पहले मैं उमैद हाफिज की बात करता हूँ कि ये वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो हाईली अंडररेटेड हैं, जिनको मेरे ख्याल में बहुत अरसे पहले पाकिस्तान के लिए खेल जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक सिस्टम है, बाज़ दफ़ा दोस्ती यारियां भी चलती हैं, बाज़ औक़ात लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से भी प्लेयर इग्नोर होते हैं। मैंने काफी इनको फॉलो किया पीएसएल में, और मैंने इनको दुबई में बेतहाशा इनके मैचेस कवर किए। फिर इनका जो स्टाइल है, तो हमारे पास प्लेयर बुरे नहीं है, हमारे पास एक तो आंख नहीं है जो प्लेयर्स को परख सके, दूसरा लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से भी हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो या तो उनके कैरियर तबाह हो जाते हैं या फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से जो है वो मना हो जाते हैं। लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला है, मेरे ख्याल में शायद मैंने इस 25-30 साल के अंदर दुनिया में सारे मुल्कों में मैंने क्रिकेट कवर की जाने का इत्तेफाक हुआ, बड़े बड़े जर्नलिस्टों के साथ प्रेस बॉक्सेस भी शेयर किए, लेकिन मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है। शहरियार साहब के दौर में मेरे ख्याल में 2003 में या 4 में पहली बार पाकिस्तान में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। आज हम 2024 के जुलाई के भी एंड में खड़े हुए। हर बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक मजाक हमारे यहाँ बन जाता है कि किसको देना है, किसको नहीं देना, किसकी तनज़्ज़ुली। भाई देखिए, एक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लियर कट फार्मूला है। अगर उम्मीद हाफिज परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको आप पाकिस्तान टीम में लाके ट्राई तो करें ना। आपने ये कह देना कि हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, भाई ऑलराउंडर तो है। बिल्कुल सही बात। आप खतरात से मोड़ क्यों, खतरात से खेलने के लिए तैयार नहीं है? पास में हमने देखा इमरान खान घरों से प्लेयरों को बुलाकर डेब्यू करवा देते थे। वकार यूनुस की मिसाल है, तौसीफ अहमद की मिसाल है, और बेताशा प्लेयर्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में हम उलझ जाते हैं। मेरे ख्याल में बजाय सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मजाक बनाने के, हम प्लेयर्स की मैच फीस बढ़ा दें, उनकी मराद बढ़ा दें, उनको कॉम्पनसेट कर दें। लेकिन ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जी फलां को प्रमोट कर दें, फलां को डिमोट कर दें, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। अब 20 साल के इस तजर्बे के बाद और पिछले साल जब प्लेयर्स ने अपनी मर्जी से पैसे बढ़वाए, एक कैटेगरी में तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए एक प्लेयर को मिल रहे थे। प्लेयर को पैसा मिलना जाहिर है, उन्हीं की तरफ से पैसे आ रहे हैं, उन्हीं की वजह से आ रहे हैं, उनको मिलने चाहिए। लेकिन उनकी अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर उनकी प्रमोशन के बजाय उनकी डिमोशन करने की जरूरत है। जब तक देखिए, ये तो हमारे और आपके इदारे में भी होता है ना। अगर आप अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं तो एंड ऑफ द ईयर आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी। अगर आप बुरा प्रोग्राम कर रही है तो हो सकता है कि आपको कोई और एंकर रिप्लेस कर दे। तो क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली सजा और जजा का जो निज़ाम है वो शख्सियात से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में अब हमें शख्सियात और स्टारडम से निकलकर हकायक की तरफ जाना चाहिए, अगर वाकई हम अपने क्रिकेट को खड़ा करना चाहते हैं। माजिद साहब, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिनके अंदर हम बहुत कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। हम उन खेलों को अपनी आंखों के सामने ख़त्म होता हुआ देखते हैं। हॉकी से शुरू करते हैं, ओलंपिक्स तक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी भी इंतज़ार में थे कि हमें आगे मौका मिले, हम आगे जाएं, लेकिन किसी किस्म की उनको सपोर्ट हासिल नहीं हुई है। क्रिकेट में अगर हम बात करते हैं, फ़ैसले तो बहुत बड़े लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि फ़िटनेस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, डिसिप्लिन पर नहीं होगा, मेरिट पर फैसले होंगे, फ़िटनेस टेस्ट होंगे। तो जो लोग खेल रहे हैं, जो फ़िटनेस इतनी इस गर्मी में जहाँ पर ट्रैवल करना इतना मुश्किल है, वहाँ पर इतनी प्रैक्टिस करना, घर से पानी लेकर आना, टॉवल तक घर से लेकर आना, किसी किस्म की कोई सपोर्ट ना होना, ये भी तो मुनासिब नहीं है ना। फिर खिलाड़ी क्यों इतनी मेहनत करें और उनको यकीन भी नहीं है कि आने वाले वक्त में उनकी सिलेक्शन होती है नहीं होती है? देखिए, ये बात तो हकीकत है कि अगर खिलाड़ी को उसकी मेहनत का सिला ना मिले तो वो डिसार्ड तो हो जाता है। लेकिन आज जितनी सहूलतें हैं, मैं आपको 80s की बात बताऊं कि जो कायदेदार ट्रॉफी वगैरह के मैच होते थे, प्लास्टिक या जो वो जो स्टील की बाल्टियां होती हैं उसमें पानी आया करता था वाटर ब्रेक में।
और ड्रेसिंग रूम में आज तो मिनरल वाटर और पता नहीं बड़े बड़े कैटरर्स से उनके खाने आ रहे हैं, लेकिन वो जो प्लेयर थे उन प्लेयर्स की आप क्वालिटी देख लें। हाँ, बाद में उनके पास पैसा आया, लेकिन जब वो इस मकाम पर पहुंचे, लेकिन अगर ग्रास रूट पर मेरा ख्याल में हम जो सबसे ज्यादा जो हमारी क्रिकेट को नुकसान हो रहा है वो मेरी और आपकी वजह से नहीं हो रहा, वो जो क्रिकेटर पीसीबी के सेटअप में है वो ही इस सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक हम अपनी जो ग्रास रूट है अपनी क्रिकेट की बुनियाद को मजबूत नहीं करेंगे तो इस बिल्डिंग को खड़ा जब करेंगे तो वो बिल्डिंग तो धड़ाम से गिर जाएगी। लिहाजा मेरे ख्याल में जो हमारे ग्रास रूट में लड़के जो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं या उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं या दूसरे जो रीजनल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, उनको ठीक है आप मिनरल वाटर ना दें, लेकिन मुनासिब इंतजाम होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि कराची में पिछले दिनों फजल महमूद के नाम से जो इंटर क्लब टूर्नामेंट हुआ उसका जब फाइनल था केसीसी स्टेडियम में, तो वो ड्रेसिंग रूम भी नहीं खुले हुए थे। भाई ड्रेसिंग रूम के ताले खोल के प्लेयर अगर गर्म मौसम में पंखे के नीचे बैठ जाएंगे और टॉयलेट वगैरह साफ सुथरे इस्तेमाल कर लेंगे तो इससे किसी को नुकसान तो नहीं है। ये इतने बड़ी बड़ी हमने बिल्डिंगें खड़ी कर दी इन प्लेयर्स के लिए है ना। तो मेरा ख्याल में क्वालिटी की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो है ना वो भी नुकसानदेह है। अब दुनिया में आप देखें, हम बार बार भारत की बात करते हैं, भारत ने मेरा ख्याल में अपने क्रिकेट सिस्टम में बहुत माइनर सी चेंजेस की होंगी, लेकिन मैं अपने जर्नलिज्म कैरियर में बता दूं, मैंने 15 से 20 बार मुख्तलिफ चेयरमैन को देखा है कि कोई चेयरमैन कोई निजाम ला रहा है, कोई निजाम ला रहा है, कोई कह रहा है कि हम ऑस्ट्रेलिया का निजाम ले आए, अब तो हमारे पास प्लेयर्स की फैक्ट्री आ जाएगी और ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो भाई वो ऑस्ट्रेलिया के निजाम से जो प्लेयर निकले थे वो कहाँ चले गए? तो लिहाजा जो क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए उनसे हाथ जोड़ के इंतजार कर रहा हूँ कि भाई आप मोहसिन नकवी साहब को या जो दूसरे चेयरमैन है या पीसीबी के नॉन क्रिकेटर्स अफसरान हैं उनको सही मशवरे दें। वरना पहले मैं भी इस बात पे यकीन नहीं करता था, लेकिन अब इतनी तेजी से हमारी क्रिकेट डिक्लाइन की तरफ जा रही है कि कई बार अब मेरा दिल भी सोचता है कि यार ऐसा ना हो कि क्रिकेट जो है वो भी हॉकी स्क्वाश की तरह वो भी बिल्कुल लोअर लेवल पे चला जाए। और जिस तेजी से हमारी टीम गिर रही है, टीम इसलिए नहीं गिर रही कि हमारे पास प्लेयर नहीं है, हमारे पास उन प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जा रहा जो परफॉर्म। लिहाजा हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना है, चाहे को ले आए चाहे गैरी कर्सन को ले आए। सिस्टम को जब तक आप टाइम नहीं देंगे, किसी भी कोच के पास, हेड कोच के पास अलादीन का चिराग नहीं है कि वो आएगा और पाकिस्तान टीम को ओवरनाइट वर्ल्ड क्लास बना देगा। सिस्टम में 3-4 साल का जब तक हम टाइम देंगे उसके बाद हमारी टीम खड़ी हो सकती है। और इसी तरह पीसीबी में भी आप देखें ना, 3 साल में 4-5 चेयरमैन चेंज हो गए, हर चेयरमैन अपनी नई पॉलिसी ला रहा है, वहां भी इस्तेकाम की जरूरत है। लिहाजा सब पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए आगे बढ़े, बजाय इसके कि लाइकिंग डिसलाइकिंग में क्रिकेट को तबाह कर देना। उमैद आसिफ तो चूंकि आपके सामने बैठे हुए हैं, कोई मेरी उनसे कोई इतनी शनासाई भी नहीं है कि मैं उनकी कोई चर्चागिरी कर रहा हूँ, लेकिन जो हकायक है उमैद आसिफ जैसे बेतहाशा हमारे सिस्टम में प्लेयर है जो इसी लेवल पर खेलकर सिस्टम के बाहर हो गए और वो उनका करियर खत्म हो गया और वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल सके। ये काफी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बिल्कुल सही है माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और जो चीज़ें माजिद साहब ने हाईलाइट की हैं डेफिनेटली ये बहुत कम डिस्कस होती हैं और सबसे ज़्यादा यही चीज़ें हैं। उम्मीद अगर हम डाइट की बात करते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों की जो डाइट होती है या लाइफस्टाइल होता है वो हर आम शख्स से बहुत बहुत डिफरेंट होता है, और स्पेशली जब आपको उस तरह से एक लाइमलाइट और सारा कुछ नहीं मिल रहा मगर आपने खेल को भी कंटिन्यू रखना है, तो कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए मैनेज करना? देखें, हम जितने प्लेयर्स अभी भी इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं ना, वो सारे इस चीज़ से गुजर चुके हैं। उनकी लाइफ में हार्डशिप्स आई हैं तो उन्होंने उनको काउंटर करके यहाँ तक पहुँचे। ये उसमें से एक हार्डशिप है कि आप डाइट कैसे आपने पूरी करनी है। हम चने खा के, नान खा के तो मैचेस पूरे गर्मी में खेले हुए हैं, तो ये होता है। लेकिन इसमें पेरेंट्स का भी बहुत हाथ है। अगर आपके पेरेंट्स आपको समझते हैं इस चीज़ को कि नॉर्मली पेरेंट्स को लगता है कि ये एक हाई रिस्क फील्ड है क्रिकेटर बनना, तो उनके लिए उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है बच्चे के लिए।
वो कहते हैं उसको पढ़ो या जो भी है, वो उनका अपना प्यार है उस मामले में। बट अगर वो समझ जाएं कि प्लेयर को इसमें टैलेंट है तो आई थिंक उसको हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। उसको डाइट, उसने अगर ट्रेनिंग है उसके लिए जैसे भी जितना भी उनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक करना चाहिए। इसके अलावा मेरे ख्याल से पीसीबी को भी चाहिए कि ग्रास रूट तक फंडिंग इस तरह की प्रोवाइड करें या फिर ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिससे फाइनेंसेस प्रोड्यूस हों जो कि ऐसे क्रिकेटर्स को जो अपकमिंग है, जो क्लब्स में खेलते हैं, जिनके जो जैसे स्कूल्स में स्कॉलरशिप होती है, अगर आपको इस तरह के प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं तो आप उनको एज ए स्कॉलरशिप उनको रखें और उनकी ये सारी ज़रूरियात पूरी करेंगे तो आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना आपको आगे से मिलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच उमैद फॉर योर टाइम एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव गिवन, बिकॉज बहुत कम लोग इतना ओपनली बात करते हैं और हक करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि बस आप को बात बता दी जा रही है और आप वही बस कहते जा रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब हमारे खिलाड़ी आज़ादाना राय दे सकते हैं और उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं जिनको हाईलाइट करना एग्जैक्टली ज़रूरी है क्रिकेट की बेहतरी के लिए। किसी की भी इंडिविजुअल कोई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये आपकी क्रिकेट है जिसको आपने बेहतर करना है। हमने अपनी आंखों के सामने वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट को भी नीचे जाते हुए देखा है, श्रीलंका को भी देखा है, बहुत अच्छा दौर देखा उन्होंने, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो भी मुश्किलात का शिकार है। तो पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में से एक मुल्क हो सकता है खुदा ना ख्वास्ता, अगर हम इसके अंदर कोशिशें जारी नहीं करते हैं, अगर हम फैसले इसी तरह से मेरिट से हट कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे अच्छे डिसीजंस हों, हमारे सामने बेशतर एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम आगे मौका दे सकते हैं और हम अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं। सो मुझे इजाज़त दीजिए। उमैद अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और आपसे मुलाकात होती है 4 PM। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।